सवाल आपने नहीं, वंदे मातरम का हाँ, उर्दू ट्रांसलेशन किया। हाँ, आज तो वंदे मातरम को लेकर ही एक बड़ा झगड़ा विवाद खड़ा हो गया और फिर उस विवाद को एक नया रूप दिया गया, नया कुछ काम हुआ। उसका दूसरा मतलब मैं समझना चाहता हूं कि जब बार बार या हर बार आप उनकी नेशनलिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी देशभक्ति पर शक करते हैं और हर बार सर्टिफिकेट चाहते हैं, ये वाजिब है? बिल्कुल गलत है। मैंने जब ट्रांसलेशन किया था उस वक्त मेरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में छपा है, जहां मैंने ये कहा माँ बाप से प्यार करना, माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप कानून बना के फोर्स करके किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि माँ बाप का वो आदर करे, सम्मान करे। ये व्यक्ति के अपने ऊपर है। बदबख्त है वो जो नहीं करेगा। लेकिन अब तो कानून बना दिया ये कानून से नहीं होता है। कानून अब नहीं बनाया है। कानून तो हमारी नेशनल ड्यूटीज वाला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मुझे फोर्स कर सकते हैं गाने के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय उसके सम्मान में रहना, उसके प्रति सम्मान दिखा रहा है। ये कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप उसको गाइए। लेकिन जितने भी आइकॉन्स हैं, नेशनल आइकॉन है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, उसके प्रति एक सम्मान की भावना रखनी। जी, एक बात और कह कि आपने पहला जो आपका प्रश्न है शाहबानो को लेकर, देखिए 2019 में ये सामाजिक सुधार के जिसे नाम दिया जाता है, ये काम जो होते हैं ये फौरी तौर पे नहीं होते। इसे जो कोई आदमी इसमें पहल करता है उसके कहीं मरने के बाद, जमाने के बाद लोग समझ आता है, लोग याद कर, ये होता है चूंकि समय की मांग है, लेकिन उस वक्त नहीं होता। लेकिन आप इस पर गौर करिए, 2019 में ये 3 तलाक को आउटलॉ करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद सरकार का मैंने खत लिखा और उस पर वो कानून बना। आज आपको मालूम, मुस्लिम समाज में किसी भी समाज की तरह तलाक पे कोई पाबंदी नहीं, 3 तलाक पे पाबंदी। 3 तलाक पे पाबंदी के नतीजे में 96% का डिक्लाइन है डिवोर्स रेट। ये अच्छी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये कैसे मतलब इसका फायदा किसको होगा? मैं महिलाओं से ज्यादा, मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा फायदा मानता हूं उन परिवारों के बच्चों का जो माँ बाप के अलग होने के बाद कम उम्री में सड़क पे आ जाते थे। और मैं आपसे एक बात कहूं, मैं 100% कोई ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, मेरे आप चाहे जितने मित्र हो, मेरी आपके प्रति चाहे जितनी आस्था हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव, ठीक, मुझे तो बिल्कुल इर्रेलिवेंट कर दिया था इन्होंने। और एक तरह से अगर मैं कहूँ तो जब इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड की ये डिमांड मानी कि मुझे मीटिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा, तो मुझे तो एक तरह से भेड़ियों के सामने डाल दिया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एहसान है कि उन्होंने मेरे खत लिखने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 महीने तक बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कहते रहे अब किसी कानून की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और तलाकें होती रही। फिर मैंने मेरी पुराने जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे एक किस्सा हुआ। मैंने उसमें 1 महीना कोशिश करने के बाद प्रधानमंत्री जी को एक बहुत सख्त खत लिखा। इतना सख्त था वो, छपा है सारे अखबारों में। आखिरी पैरा इतना सख्त था, मैंने कहा अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लागू करने के लिए कानून नहीं बनाएंगे तो आप राजीव जी से बड़ा ब्लंडर करेंगे जो उन्होंने 1986 में किया था। अगले दिन इन्होंने मुझे बुला लिया, 1 घंटे के करीब डिस्कस किया, मुझसे कहा मेरी बात समझ में आ गई,
अब आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, लोग आपसे बात करेंगे। और अगले दिन लॉ मिनिस्ट्री की पूरी टीम मेरे घर आ गई और उसके अगले दिन फिर आए कुछ और फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। 10 दिन में लोकसभा से पास हो गया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं होने दिया राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। तो 2019 में पास हो पाया। तो मैं तो ये जो मतलब जिस कॉज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा दिया था, ठीक है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ये मैं उनका एहसान मरते दम तक भी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है कि मैं 100% सहमत हूं, लेकिन मेरी इतनी ज्यादा मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, एहसानमंदी, इसलिए मैं ठीक है, किसी ऐसी चीज में नहीं जाऊंगा कि जो क्रिटिकल हो, मैं नहीं करूंगा। ठीक सर, आपकी पहचान धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, उसके स्कॉलर के तौर पर तो है ही, लेकिन एक बड़ी पहचान है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आपका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जुडिशरी को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर, और आप गवर्नर रहे 2 राज्यों में, केरल में, बिहार में। मौजूदा हालात में गवर्नर्स को लेकर बड़ी चर्चा होती रही, और वैसे तो अक्सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही हुए हैं पिछले जितने भी साल में रहे, लेकिन अभी ये माना गया कि जो मौजूदा सरकार है, व्यवस्था है, उसमें जो गवर्नर्स बनते हैं वो एक सेंटर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। सेंटर के एजेंट के तौर पर खासतौर से कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की काम करने में अड़चन पैदा करते हैं। उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया जब आप केरल में राज्यपाल थे। मैं जवाब दूं? जी। ये चर्चा नई नहीं है जी। जब संविधान बन रहा था, अगर आप संविधान सभा की जो चर्चा है उसको पढ़ें तो उस वक्त भी यही सारे प्रश्न उठाए गए थे, और संविधान सभा का जो दृष्टिकोण था, मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, जो शब्द यूज हुए वो नहीं कोट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो सार है वो बता रहा हूँ आपको, और वो मेरे समझ से आज भी प्रासंगिक है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो आज राजनीतिक एकात्मता या एकता है, ये बहुत नई चीज है। ये भारत तो 1947 में भी केवल ब्रिटिश इंडिया नहीं था, 566 राज्य भी थे, रियासतें थी। तो हमारे यहाँ वो फोर्सेस जो एक तरह से एक मानस पे हमारे असर है कि जहाँ पूरा देश राजनीतिक तौर पे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। पहली बार आज से 1100 साल पहले, तब और भी ज्यादा बटा हुआ था, 1200 साल पहले। तब एक नौजवान केरला की धरती से निकला, पूरे देश में गया, उसने 4 मठ स्थापित किए, उनको 4 महावाक्य दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा। जहां सारा जोर किस चीज पे है? सारा जोर है मैं, मेरा ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ये आत्मा केवल मनुष्यों में नहीं है, ये आत्मा पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है, मछली में भी है, पानी के जानवरों में भी। और ये इस आधार पे बनी हुई जीवन शैली और संस्कृति, उसकी एकता का बोध पूरे देश में कराया। मैंने पिछले साल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देते हुए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि शंकराचार्य की आत्मा ने मरने के बाद भी उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया, और वो सरदार पटेल के रूप में दोबारा पैदा हुए, और उन्होंने शंकराचार्य ने जिस सांस्कृतिक एकता को स्थापित किया था, सरदार पटेल ने उस काम को राजनीतिक एकता करके पूरा किया। अब जो चीज हजारों साल से हमारे डीएनए में, जहां हमें पैरोकियल
स्थानीय चीजें हमारी भावनाओं को भड़का देती। जरूरत ही क्या थी गवर्नर की? जब हम चुनी हुई सरकार बना रहे हैं, अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट के हर फैसले को स्वीकार करना ही है, तो आपको भी गवर्नर बनाना था, तो गवर्नर को भी हर फैसले को स्वीकार करने के लिए उसको डिस्क्रिशन क्यों दिया गया? उसको डिस्क्रिशन इसलिए दिया गया कि हमारा इतिहास ऐसा है कि जिसमें विभाजनकारी भावनाएं कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जाती, और उस मौके पे वो संवैधानिक अधिकारी जो उस राज्य का रहने वाला नहीं है, जहां पर हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर चुनी हुई सरकार जो अधिकार संपन्न है, अगर कुछ ऐसा काम करने लगे जो संविधान के प्रावधानों या उसकी आत्मा के खिलाफ जाए, तो वो केंद्र के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस पर रोक लगा सके, ताकि देश की जो एकता और अखंडता है वो प्रभावित न हो सके। अब केरला में आरोप तो जिसका जो जी चाहे लगाए, ये ठीक है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा। जो आरोप लगाए, मैंने तो अपनी मर्जी के खिलाफ जो वो जहां से झगड़ा शुरू हुआ है, 1 मिनट लगेगा बताए दे, वो एक आदमी को चाहते हैं कि सारे नियमों को दरकिनार करके यूजीसी के नियम को उसको वाइस चांसलर बना दिया जाए। मैं कहता हूं कि भाई यूजीसी के नियम है, वो एजी की एडवोकेट जनरल की ओपिनियन ले आते हैं। अब मेरे पास तो कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि मैं भी गवर्नर की हैसियत से अगर कहीं मुझे दिक्कत का सामना हो, मैं भी एडवोकेट जनरल की ही ओपिनियन लूंगा। मैंने उस पर फाइल पे लिख दिया कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि एजी की ओपिनियन है इसलिए मैं इस आदमी को अपॉइंट कर रहा हूं, बट आई स्टिल होल्ड, मेरी अभी भी यही राय है कि ये गैर कानूनी है, ये नियमों का उल्लंघन है वगैरह वगैरह। जो मैंने लिखा वो अपॉइंटमेंट चूंकि नियमों का उल्लंघन था, जिन्होंने चैलेंज किया अपॉइंटमेंट को, उन्हें ये पता भी नहीं था कि मैंने क्या लिखा है फाइल पे, लेकिन चूंकि सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो उनका पिटीशन पढ़ा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखी, तो मैंने भी वही लिखा हुआ था जो पिटीशन था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब राज्य सरकार के क्या हाथ कट गए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब वो मेरे ऊपर ये दबाव नहीं डाल पाई कि इसको अपॉइंट करो, इसको अपॉइंट करो, नियमों के अनुसार अपॉइंटमेंट हुए। अब वो उन्हें इस पर रोष था, उन्होंने मेरे खिलाफ प्रदर्शन कराने शुरू कर दिए, गाड़ी पे हमला करवाया। मैं जहां प्रदर्शन होता मैं गाड़ी से उतर के नीचे आ जाता, वो फिर भाग जाते वहां से। तो उसके चक्कर में चूंकि एक स्थिति तो पैदा हुई जहां विरोध, एक पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, तो उससे लोगों ने कहा कि मेरे ऊपर भी आरोप लगा। निजी मसले के तौर पर नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल लीडर भी रहे, एमपी भी रहे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस एक अपॉइंटेड गवर्नर में आप किसे प्रेफर करते हैं? नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का अधिकार है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट का अधिकार है टू वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हम इससे दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बहुत अच्छा गोल्डन वर्ड है कि गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव है, या प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, हाँ, मतलब प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट केवल जहाँ अपोजिशन की, जो सेंटर की गवर्नमेंट नहीं है, जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है, उसकी पार्टी की सरकारें नहीं होती, वहीं सारा कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेशन हो। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई सरकार जो केंद्र में है, आज की बात नहीं कर रहा, कभी भी जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और राज्य में उसी पार्टी की सरकार है, उन गवर्नर्स में और चीफ मिनिस्टर में तो झगड़ा नहीं होता। सारा झगड़ा संविधान का वहीं होता है। सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है, लेकिन हमें ये, मैं फिर आपको संविधान सभा की बात याद दिला रहा हूँ कि गवर्नर की, मैं तो ये मानता हूँ लोकतंत्र में जहाँ चुनी हुई सरकार है, गवर्नर की ज़रूरत क्या है। लेकिन हम अपने इस इतिहास को अनदेखा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ वो राजनीतिक तौर पे विभाजनकारी मानसिकता
हजारों साल से रही है। अब हमें देश को उसको बड़ा काम है नेतृत्व के सामने कि जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती हों, जहाँ इतनी सांस्कृतिक तौर तरीके, रिचुअल्स, कस्टम्स, भाषाएं, धार्मिक मान्यताएं, कोई ये कहे कि हिंदुओं की सारी धार्मिक मान्यताएं एक जैसी हैं, नहीं है। खान पीन नहीं है, किसी एक कम्युनिटी में एक जैसा नहीं है। अब बहुत दफा आप सुनेंगे मुस्लिम तहजीब, अरे भाई तहजीब का ताल्लुक होता है, संस्कृति का ताल्लुक होता है भूगोल से। कश्मीर के मुसलमान का और केरला के मुसलमान की संस्कृति एक है, हो ही नहीं सकती। उसका ताल्लुक मौसम कैसा है, उसमें क्या खान-पान होगा आपका, आपकी क्या जरूरतें। तो जहां इतनी विभिन्नताएं हों, आखिरकार आप एक और करिए। क्यों साहब, सेंट्रल सर्विसेज क्यों होनी चाहिए? एक चुनी हुई सरकार है राज्य में, उसको क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए कि वो अपने अफसरों का चयन खुद कर सके? क्यों सरदार पटेल और कांग्रेस के लीडर 1947 में ऑल इंडिया सर्विस के सख्त खिलाफ थे, चूंकि उन्हें वो अधिकारी नजर आते थे जिन्होंने उनको पर्सनली पिटाइयां की थी उनकी। लेकिन सरदार पटेल ने कहा उस सब को भूल जाओ, ये देश बटा हुआ देश रहा है और फिर अभी भी बंटवारा हुआ है। वो भावनाएं यहाँ पे किसी वक्त भी जाग सकती हैं, इसलिए एक प्रदेश के आदमी को दूसरे प्रदेश में प्रशासनिक जिम्मेदारियां देनी चाहिए ताकि देश के अंदर एकता का भाव बढ़े। ये केवल गवर्नर पे नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों पे भी लागू। ठीक है, लेकिन गवर्नर्स को देखें, एक गवर्नर साहब हमने देखे, नाम नहीं लेता, जो एक बहुमत वाली सरकार के सामने विधानसभा में बहुमत के बाद भी एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। एक गवर्नर साहब हमने देखे जो बहुमत नहीं था वो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं किसी को, क्योंकि सरकार केंद्र में किस जो चाहते हैं वो बना रहे हैं बिहार में। एक गवर्नर साहब देखे कि मणिपुर जलता रहा लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। तो ये जो हाई पेडेस्टल पे गवर्नर साहब को आपने बैठा रखा ये जो आप कह रहे हैं ना कि सरकारें बना दी, मेरे ख्याल से बोमई के डिसीजन के बाद सरकारें बनाने का सिलसिला तो खत्म हो गया। सरकारें तो अब कोई गवर्नर नहीं बनाता। बिहार में हुआ ये बूटा सिंह का जो सारा काम तो पहले का है। लेकिन एक जैसे और विवाद में भी हुआ था, यूपी वाला ही मैंने कहा कि रमेश भंडारी साहब यूपी में ये सब बोमई से पहले के। तो अभी तो मणिपुर का मामला है, हमारा मणिपुर तो अभी ताजा मामला। हाँ, मणिपुर आप सही कह रहे हैं। आप गवर्नर की भूमिका को ठीक मानते हैं मणिपुर में? मेरा बहुत अध्ययन नहीं है मणिपुर के बारे में, लेकिन क्या होना चाहिए था ये तो उसी आदमी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी। सर, तमिलनाडु के गवर्नर साहब को देखें जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ। मैं बहुत स्पेसिफिक बात गवर्नर्स पर, क्योंकि आप गवर्नर पर बहुत काम भी आपने किया और आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि कानून बनाने के लिए जो बिल्स सरकार ने भेजे वो बरसों तक वहाँ पर पड़े रहे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं, अब मैं आपसे कहता हूँ, मुझे तमिलनाडु का नहीं पता, ये तो फैक्ट्स है सर। जरा सुनिए, मैं अपना बताता हूँ। केरला में उन्होंने एक कानून बनाया, मतलब कानून नहीं बनाया, बिल पास किया। वो हमारे पास आया उसको एंडोर्स करने की। हमने एक्सप्लेनेशन मांगा। एक्सप्लेनेशन ये था जो मांगा, उसका जो मुख्य और भी कई चीज़ें थी, मुख्य चीज़ ये थी कि उसमें कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती। फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए संविधान का प्रावधान बिल्कुल साफ है कि अगर कोई बिल मनी बिल है तो प्रीवियस सैंक्शन गवर्नर की जरूरी है। आपने सैंक्शन लिए बगैर बिल पास करा दिया और वो मनी बिल है, मैं कैसे दस्तखत कर दूं? फिर आपने एक खत लिख के मुझे भेजा हुआ है जिसमें आपने कहा है कि ये काम आप नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जब इनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा था यूनिवर्सिटी में, मैंने एक बहुत पोलाइट सा खत लिखा और मैंने कहा कि आप कानून बदल दीजिए, आप ऑर्डिनेंस ले आइए, मैं फ़ौरन दस्तखत करूँ, आप खुद चांसलर बन जाइए, मुझसे गैर कानूनी काम मत करवाइए।
और मैंने कोई लगभग 25 दिन किसी फाइल पे दस्तखत नहीं किए, और मैंने बार बार चीफ मिनिस्टर से कहा आप सेशन का इंतजार मत करिए, आप ऑर्डिनेंस लाइए, मैं दस्तखत करता हूं। इन्होंने मुझे खत लिखा कि नहीं आप ही रहेंगे। नहीं सर, मैं पर्सनल नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये अब सवाल मुझे आरिफ नहीं खान साहब पता, का नहीं है, ये मुझे सवाल है गवर्नर की नहीं, पोस्ट मुझे पर। नहीं पता कि कोई उसमें किस कारण से उन्होंने नहीं किए, मैंने नहीं किया। और मेरे लेकिन आप समझते हैं कि कोई अनलिमिटेड टाइम तक गवर्नर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट का बिल अपने पास रखे? नहीं, अगर मतलब गवर्नर से बड़ा समझदार आदमी कोई है ही नहीं दुनिया नहीं में। नहीं नहीं नहीं, अब संविधान ने उसको डिस्क्रिशन दिया है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया। हाँ। तो उसको डिस्क्रिशन क्यों दिया है? ये नहीं कि समझदार, उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, कोर्ट, हम तो अल्टीमेट आर्बिटर जुडिशरी को ही मानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बिल पास करते वक्त कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं किया है, तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि उसको रोकना चाहिए। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि जुडिशरी जो है आर्बिट्रेटर है, अल्टीमेट आर्बिट्रेटर। तो अभी ये लड़ाई तो चली रही है, आप सही जगह पर आ गए कि सुप्रीमेसी जो है वो किसकी है। सुप्रीमेसी पर भी विवाद हुआ। हमारे धनखड़ साहब जब वाइस प्रेसिडेंट रहे या राज्यसभा में रहे, तो उन्होंने ये सवाल सुप्रीमेसी का खड़ा किया कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी होगी कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी। और वैसे तो ये सवाल आरिफ खान साहब से शुरू होता है 1986 से। एक्चुअली मैं जो जिस सेंस में सुप्रीमेसी कह रहा हूँ, सुप्रीमेसी तो सॉवरेंटी सुप्रीमेसी से भी बड़ी चीज़, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पीपल ऑफ इंडिया, नीदर टू द गवर्नमेंट नॉर टू द जुडिशरी। सॉवरेंटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया मतलब आप पार्लियामेंट कह रहे हैं? भारत पीपल ऑफ इंडिया तो पार्लियामेंट है ना? नहीं नहीं नहीं, इसी के पीपल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट गलत करे, 5 साल बाद उसको बदल देंगे। वो अल्टीमेट जो आर्बिटर हैं, अल्टीमेट जो सॉवरेंटी है वो लोगों की है। अब क्या है कि मैंने शब्द प्रयोग किया अल्टीमेट आर्बिटर। अल्टीमेट आर्बिटर का मतलब है पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, कानून संविधान सम्मत है या नहीं है ये तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए हमारा सिस्टम किसी एक विंग की सुप्रीमेसी पर आधारित नहीं है, हमारा सिस्टम चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित